बच्चों, कल हमने सॉइल डिस्कस किया था। सॉइल डिग्रेड कैसे होता है हमने वो डिस्कस किया था कि भाई पानी फ्लड्स की वजह से, भाई अलग अलग रीज़न की वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सॉइल को हम कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं, आप सॉइल को बचा कैसे सकते हो। सो देखो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स। सो सम मेथड्स, हम पेज नंबर 14 आपकी जियोग्राफी टेक्स्ट में पेज नंबर 14 पे सॉइल कंजर्वेशन के तरीके देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉइल कंजर्वेशन के तरीके थोड़ा समझने जैसा भी है। ठीक है, सो सॉइल कंजर्वेशन के पहला तरीका है मल्चिंग। मल्चिंग पहला तरीका है। अच्छा, मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब जैसे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेड़ लगा हुआ है मेरा, ठीक है। सो ये पेड़ है, फिर ये पेड़ है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बीच में डिफरेंस है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दूसरा पेड़ बहुत दूर है। तो देखो इसके बीच में बहुत सारी जो ज़मीन है वो खाली रह गई ना, तो बहुत सारा बेयर ग्राउंड, BARE, बेयर मतलब ज़मीन खाली रह गई। तो इस ज़मीन को किससे भर देते हैं हम? घास फूस से भर देते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्ट्रॉ मतलब घास, सूखी घास, या ऐसे जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे भर देते हैं। सो इसके आजू बाजू हम मल्चिंग में इसके आजू बाजू है ना घास और ऐसे ऑर्गेनिक मैटर भर देंगे। सो ये जो आप ऑर्गेनिक मैटर भरोगे, अब समझो अभी आप यहाँ आपने सारा इसको आजू बाजू भर दिया ऑर्गेनिक मैटर से। अब ये जो खाली जगह थी यहाँ पे, सो अब आप समझो यहाँ पानी डाल रहे हो, इस पौधे पे क्या डालोगे? पानी। सो अब जब आप इस पे पानी डालोगे तो पानी जो है वो अंदर पौधे को ही मिलेगा, उसकी जड़ों के आगे बह के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आसपास पूरी घास भर दी है इसके। और दूसरी बात, यहाँ पे मॉइस्चर, गीलापन बना रहेगा, क्योंकि पानी को वो बाहर बहने नहीं देगा स्ट्रॉ, तो इसकी वजह से जो पेड़ है उसके आसपास गीलापन बना रहेगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। तो ये मल्चिंग प्रोसेस सॉइल को रोकने मतलब सॉइल इरोजन को बचाता है। कैसे? अगर आप सपोज करो कि आपने आजू बाजू ये जो घास फूस नहीं लगाई होती, तो नहीं लगाते, सो अगर आप पानी डालते और आजू बाजू कुछ मतलब खाली एक ही पौधा है, आगे कोई पौधा ही नहीं है, सो पानी सीधा ऐसे आगे बह जाता, ठीक है। पर आपने क्या किया? एक कवर बना लिया ऑर्गेनिक मैटर का, सो इससे जो है पानी बच गया। सो ये इस तरह से मिट्टी आप बचा सकते हो, सॉइल कंजर्व कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं? काउंटर बैरियर्स या कंटूर बैरियर्स। दूसरा तरीका सॉइल कंजर्वेशन, ये सॉइल कंजर्वेशन का तरीका। दूसरा है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स में क्या होता है? कंटूर बैरियर्स में जैसे एक स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, ठीक है। सो ये स्लोप है, आप क्या करोगे? बीच में ऐसे कंटूर बनाओगे ऐसे। अच्छा, कंटूर क्या मतलब आप किससे बनाओगे? या तो आप घास से बनाओगे या आप स्टोन से, सॉइल से। सो इस तरह से आप बैरियर्स बनाओगे, मतलब ये रुकावटें ऐसे इस तरह से बीच बीच में ऐसे रुकावटें बनाओगे, ठीक है। सो ये रुकावटें बनाओगे और यहाँ पे एक एल शेप ऐसे एक एल शेप आप क्या बनाओगे? एल शेप ट्रेंच बनाओगे। ट्रेंच मतलब खड्डा बोल सकते हो या थोड़ा सा, हाँ, खड्डा, पिट, जो भी बोल दो। सो यहाँ आप क्या करोगे? स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। सो यहाँ देखो मतलब यहाँ आप रुकावटें किससे पैदा करोगे? यहाँ देखो इस तरह से आप कंटर्स मतलब कंटर्स का मतलब काउंटर्स का मतलब होता है एक बैरियर्स बिछा देना, मतलब रुकावटें डाल देना। तो रुकावटें कैसे डालोगे? आप मिट्टी, ये ऐसे कंटर्स बना के यहाँ मिट्टी, घास, ऐसी ऐसी रॉक्स, ऐसी ऐसी चीजें भर दोगे रोकने के लिए। और यहाँ आप एल शेप आप ट्रेंचेस बनाओगे। ट्रेंचेस मतलब खड्डे।
तो अब सपोज बारिश आई, बहुत जोर की बारिश आई, सो यहाँ बारिश आई, ठीक है, बारिश गिर रही है, सो यहाँ मिट्टी को ऐसे बहा के लेके जा रही है, पर आपने यहाँ कंटोर बना दिए हैं, ठीक है। सो पानी कहाँ है, पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इस ट्रेंच में, इस पिट में, ठीक है। सेम यहाँ पे, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है, नहीं तो वैसे क्या होता है, पानी अपने साथ सॉइल बहा के नीचे लेके चला जाता है, मतलब वो मिट्टी बहा के ले जाता है, पर आपने क्या किए हैं, बैरियर्स बना दिए हैं, कंटोर बैरियर बना दिए हैं, सॉइल और इन सब की मदद से आपने बैरियर बना दिए, और फिर साइड में आपने ट्रेंचेस बना दिए एल शेप, जिसमें पानी इकट्ठा हो, तो फिर सॉइल थोड़ी आगे बहेगी। सो इस तरह से आप सॉइल कंजर्व कर सकते हो कंटोर बैरियर मेथड से, ठीक है। तीसरा मेथड है आपका सॉइल कंजर्वेशन का रॉक डैम मेथड। अच्छा, ये रॉक डैम मेथड क्या होता है, आप जब रॉक डैम मेथड में आप जैसे समझो बहुत जोर की बारिश आई, ठीक है। सो बहुत जोर की बारिश आई तो समझो पानी बह गया, ठीक है। सो पानी बह गया, सो आप क्या करते हो, आप एक डैम जैसा बनाते हो, ठीक है। रॉक डैम मतलब पत्थर रख के आप डैम जैसा बना देते हो, ठीक है। सो इससे भी आप पानी के फ्लो को बह जाने से रोक सकते हो, ठीक है। सो डैम्स एक आप बना सकते हो। सो इससे क्या होगा, पानी जो फुल फ्लैज में आएगा, सो ये रॉक्स की वजह से पानी का फ्लो कम हो जाएगा और पानी स्टोर भी होगा। सो रॉक डैम्स, और इसकी वजह से जो है सॉइल लॉस नहीं होगा, ठीक है। जो मिट्टी का लॉस हो जाता वो लॉस नहीं होगा। इसके बाद आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। फोर्थ है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग वर्ड देखो, टेरेस मतलब ऊपर, जैसे यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पहाड़ यहाँ काट के आप थोड़ा ऐसे प्लेन लैंड बना दो, ठीक है, और यहाँ फार्मिंग करो, ठीक है। सो अगर यहाँ आप समझो बारिश आ रही है, ठीक है, सो बारिश आती है, सो पानी कैसे जाता है, बारिश ऐसे नीचे जाता है सीधा पहाड़ के और सीधा मिट्टी बहा ले जाता है। पर अगर आप टेरेस फार्मिंग करोगे, थोड़ी ऊंचाई पे फार्मिंग करोगे, सो पानी सारा कहाँ, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ इस फील्ड पे एब्जॉर्ब, प्लेन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो पानी नीचे जाएगा ही नहीं और मिट्टी को बहाएगा ही नहीं। सो आप दूसरा क्या कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion, ठीक है। सो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगी, क्योंकि सारा जो पानी है वो वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे आप पिक्चरों में भी देखते हो, पहाड़ों पे कैसे पेड़ बने होते हैं, वो टेरेस फार्मिंग होती है। इवन आपकी एनसीईआरटी में पेज 2.5 पे भी ये देखो पिक्चर बनाई गई है टेरेस फार्मिंग की। ये पहाड़ों पे पेड़ उगाए गए हैं, क्यों, क्योंकि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। और ये बाजू में कंटोर प्लोइंग की पिक्चर है। कंटोर प्लोइंग देखो किस तरह से बीच में ये जो ब्लैक है, ये इस तरह से हर्डल बनाए गए हैं कि भाई ये पानी नीचे ना, भाई पानी नीचे बह के ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग के बाद इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। सो ये फोर्थ था टेरेस फार्मिंग। फिफ्थ मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग मेथड में क्या होता है, आप है ना अलग अलग क्रॉप्स उगाते हो। इंटरक्रॉपिंग मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ आपने एक तरह की दाल उगाई, ठीक है। ये दाल, ये वाला पेड़ उगाओगे तो ये बहुत बड़ा उगता है। फिर इसके बाजू में कोई और तरह की दाल उगाई, ठीक है, सो वो छोटा पेड़ होता है। फिर आपने ये आपने क्या किया, इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होगा, मतलब एक पेड़ है जो पानी ज़्यादा मांगता है, दूसरा थोड़ा कम मांगता है। सो इस तरह से पानी वहीं का वहीं रिटेन हो जाएगा उन पेड़ों में। जैसे अगर आप सिर्फ छोटे पेड़ उगाते तो छोटा पेड़ पानी कम मांगता है, सो अपना पानी यूज़ करके आगे जाने देता है, ठीक है। सॉइल मतलब पानी ओवरफ्लो हो जाता तो सॉइल बह जाती। पर आपने क्योंकि इंटरक्रॉपिंग की हुई है, आपने बड़ा छोटा अलग अलग पेड़ उगाए हुए हैं, सो जो पानी बह जाना चाहिए था वो बहेगा नहीं, वो सब क्रॉप्स को ही मिलेगा, ठीक है। सो इससे भी पानी जो है आगे बहेगा नहीं। तो ज़्यादातर मतलब जो सॉइल इरोजन
पानी के बहने से होता है, ठीक है। सो पानी बहेगा नहीं, यहीं पेड़ों में सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग, वहाँ आपने कंटोर ऊपर था, कंटोर बैरियर्स पढ़ा था, भाई आप बैरियर बना दो। अब कंटोर प्लोइंग, कंटोर प्लोइंग क्या होता है? अभी यहाँ देखो, आप एक जैसे आपको प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ अ हिल स्लोप, ठीक है। मतलब आप हिल के पैरेलल आप फ्लो करो टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है। जैसे यहाँ एक स्लोप है, ठीक है, जैसे एक स्लोप है, ठीक है। सो आप क्या करो, आप इसके आजू बाजू पेड़ उगा दो, ठीक है। एक स्लोप के आजू बाजू, ये स्लोप है, ठीक है, ये इस तरह से स्लाइड जैसी स्लोप है, ठीक है, ये पहाड़ ऐसे इस तरह से स्लाइडिंग पहाड़ है। सो ये स्लोप है, सो आप इसके आजू बाजू फ्लोइंग कर दो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फ्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ अ हिल स्लोप, ठीक है। मतलब आप इसके पैरेलल फ्लो करो, मतलब इसके ऐसे इस तरह से फ्लोइंग करो, ठीक है। यहाँ इससे क्या होगा, इससे जब बारिश आएगी, सो मतलब जो मिट्टी थी, स्लोप की मिट्टी इधर उधर चली जानी चाहिए, भले बारिश आएगी तो ये मिट्टी बीच में ही रहेगी, क्योंकि आपने आजू बाजू क्या बना दिया है? कंटोर फ्लोइंग, मतलब आपने आजू बाजू क्या पेड़ बना दिए, यहाँ पेड़ उगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ आपने पेड़ उगाए, यहाँ सो चारों तरफ आपने पेड़ उगा दिए हैं। सो ये जो मिट्टी का लॉस होना था, जो मिट्टी बह जानी थी, वो पेड़ों की वजह से मिट्टी बह नहीं पाई, वो वहीं रह गई, ठीक है। उसे कहते हैं कंटोर फ्लोइंग। फिर लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। लास्ट तरीका है जिससे आप लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हो, दैट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स तरीके में क्या होता है? शेल्टर बेल्ट्स में आप क्या करते हो, इसमें मतलब एकदम सलंग आप क्या करते हो, सलंग पेड़ उगाते हो। शेल्टर बेल्ट्स मतलब पेड़ ही पेड़ उगाते हो। सो पेड़ उगाने से फायदा क्या होता है, उसमें भी मतलब भले कितनी भी हवा चले मिट्टी नहीं उड़ती है, क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी पकड़े हुए होती है, ठीक है। सो इस तरह से आप इन 6 तरीकों से सॉइल डिग्रेडेशन को बचा सकते हो या सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। सॉइल डिग्रेड होना या सॉइल इरोड होना मतलब सॉइल का उड़ जाना, मिट्टी में बह जाना, पानी में बह जाना। और इस तरह से आप सॉइल कंजर्व कर सकते हो। सो लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आज का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। मिट्टी को बचाने के कौन कौन से मेथड्स हैं? सो मिट्टी को बचाने के मेथड्स हैं ये 6 मेथड्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आंसर, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। ये मेथड्स है सॉइल कंजर्वेशन के, कौन कौन से? फर्स्ट मल्चिंग, सेकंड कंटोर बैरियर्स, थर्ड है रॉक डैम, फोर्थ है टेरेस फार्मिंग, फिफ्थ है इंटरक्रॉपिंग और सिक्स्थ है शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। सो ये 6 नाम लिखने, 1 2 3 4 5 6, 7वां भी है, हमने कौन सा मिस कर दिया? मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, फिर रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग के बाद इंटरक्रॉपिंग कहाँ गया? अच्छा, हमने इंटरक्रॉपिंग ये है तो सही, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, अच्छा हमने काउंटर फ्लोइंग मिस कर दिया, ठीक है। काउंटर फ्लोइंग यहाँ पे काउंटर फ्लोइंग था, ये 6th है काउंटर फ्लोइंग, ठीक है। काउंटर फ्लोइंग, ठीक है। और ये है शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, यहाँ ये है शेल्टर बेल्ट्स। तो ये 7 तरीके हैं जिनसे आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन वाइज दिए हुए हैं, ब्लू कलर लिखा हुआ है। मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग,
कंट्रोल और शेल्टर वेल्स। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होता है, कुछों की तो फिगर भी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमने देखो 2 टॉपिक्स पूरे किए, मतलब अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पूरे किए। पहला हमने लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और दूसरा अभी हमने सॉइल ख़त्म किया। सॉइल में हमने भाई सॉइल के बारे में डिग्रेड कैसे होती है और डिग्रेड होने से बचाने के तरीके क्या हैं वो पढ़े। सो अब हम पढ़ेंगे वाटर। सो वाटर इज़ द थर्ड नेचुरल रिसोर्स, जो हम तीसरा रिसोर्स पढ़ेंगे वाटर। सो वाटर एक बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत ही एक कॉमन रिसोर्स है। ठीक है, बचपन से वाटर के बारे में मतलब आप कब से पढ़ रहे हो। इवन आप अगर अपना अब ग्लोब देखो, आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो या आप अपने घर में ग्लोब रखते हो। सो आप ग्लोब देखो, ग्लोब अगर आप पूरा देखोगे वो ब्लू कलर का होगा, आपको ब्लू ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर है। ठीक है, सो वाटर का जो कंटेंट है इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ग्लोब है बिल्कुल ब्लू दिखता है और हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसकी वजह से। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव इनटू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज वाटर, ऑन पेज नंबर 15 ऑफ योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो वाटर के बारे में हम थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। सो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही कहते हैं ना मतलब उसके बिना चले ही नहीं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब बनता रहता है पानी। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। ठीक है, क्यों अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा गया है? क्योंकि जो अर्थ का 3/4 हिस्सा है, अगर ये हमारी अर्थ है तो इसका जो 3/4 हिस्सा है, ठीक है, ये एक हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, सो ये इसका जो 3/4 हिस्सा है ये सारा वाटर है। ठीक है, सो इसलिए अर्थ को वाटर या ब्लू प्लैनेट भी, वाटर प्लैनेट भी कहा गया है, ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। अगर कहा जाता है कि जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट होना कब चालू हुई थी, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, तो उस टाइम तब ओशंस होती थी। ठीक है, सब तब हमारे लिए पानी का एक जरिया होता था ओशंस, जब बैक 3.5 मिलियन ईयर्स पहले। तो आज भी ये ओशियंस जो हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर किए हुए हैं। ठीक है, शुरुआत में तो सिर्फ ओशियंस ही होती थी पानी के नाम पे। अभी हमारा जो ओशियन है वो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस है, और ओशियंस में भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ओशियन वाटर है वो बहुत खारा होता है और वो हमारे लिए मतलब सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, नियरली 70% ऑफ दिस इज। अच्छा, सो अगर हम देखें, सो अर्थ में जो ये पूरा अर्थ है, ठीक है, सो अर्थ में अगर हम ओशियन वाटर क्या होता है? सलाइन। सलाइन मतलब खारा, जो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब हम इंसानों के लिए उसे कंज्यूम करना सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ओशियन वाटर, और बाकी होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर हमारे पीने लायक है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, सो जो ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर जो है, अगर फ्रेश वाटर की बात करें वो सिर्फ 2.7% है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना समझो, ये 2.7% ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये जो 2.7% है ये फ्रेश वाटर है, और ये बाकी क्या है? ये सारा है ओशियन वाटर। ये सारा है ओशियन वाटर। ठीक है, तो ये जो फ्रेश वाटर है जो हमारे इंसानों के लिए है, पीने लायक है, उसमें से 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, अभी जो इतना सा पानी है जो पूरी अर्थ पे, अभी जो सिर्फ इतना जो इंसानों के लायक इतना पानी है,
इस पानी का भी 70%, इस पानी का भी 70% क्या है, ग्लेशियर्स और आइस, मतलब पूरे बर्फ है, ठीक है। आइस और ग्लेशियर से 70% पानी ग्लेशियर है, ठीक है, आइस के फॉर्म में है, मतलब वो भी आप पी नहीं सकते हो, ग्लेशियर है और आइस शीट्स के फॉर्म में है। ये ग्लेशियर आइस शीट्स कहाँ पाई जाती हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में, ठीक है। और इसके बाद ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब ये जो देखो, अगर शायद ये हम यूज़ भी करें, जो ये ग्लेशियर्स और आइस शीट वाला पानी, क्योंकि फ्रेश है, हम यूज़ भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनकी लोकेशन कहाँ है, ये पानी पाया जाता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में। सो वहाँ हम बहुत पहुँच नहीं सकते, वैसा है। सो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो देखा जाए तो जो ये 2.7% है, ठीक है, सो 2.7% में से जो ओनली 1%, खाली 1% पानी ही है जो हम पी सकते हैं, पीने लायक है पूरी धरती के, ठीक है। ओनली 1% वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, खाली 1% वाटर है जो कि फिट है हमारे कंजम्पशन के लिए, ठीक है। सो फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। सो ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब 1% ही पाया जाता है, ठीक है, 1% ही है जो आप पी सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये 1% पानी आपको ग्राउंड वाटर में मिलेगा, सरफेस वाटर इन रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा और वाटर वेपर में मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलेगा, सो वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम, इससे आपका क्वेश्चन भी बनता है, लिखें क्वेश्चन वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम, ठीक है। ये जो पीने लायक पानी है जो आप पी सकते हो, यूज कर सकते हो और जो अवेलेबल है, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको। सो पेज नंबर 15 पे वाटर वाला पैराग्राफ है, उसमें 4th लास्ट लाइन, ठीक है, 4th लास्ट लाइन में है, सॉरी 3rd लास्ट लाइन, इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर, दूसरा सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, दूसरा रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है, सरफेस मतलब उनके ऊपर ऑब्वियसली, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बाफ के रूप में, ठीक है। देखो जो ओशियन है 70% ओशियन है, वो तो यूजफुल है ही नहीं, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दो। तो ओनली 1% फ्रेश वाटर है, वो कहाँ पाया जाता है, ग्राउंड में, उसके बाद रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। सो ये 4 तरीके से फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन द वाटर, कैन नाइदर बी और नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसलिए फ्रेश वाटर इतना ज़्यादा कीमती है, क्यों, क्योंकि है इतना कम, ठीक है, 1% है जो खाली फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते, हम फ्रेश वाटर खाली 1% है जो कि हमारे यूज़ करने लायक है। सो इसलिए वो हमारे लिए बहुत कीमती है वो 1% वाटर। सो its volume remains constant, its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again, evaporation and runoff, this is you already know referred to as water cycle। पानी जो है अर्थ में सेम ही रहेगा, पानी मतलब कभी ना कम होगा, ना ज़्यादा होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल है। जैसे हमने साइंस में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, वैसे वाटर साइकिल होती है भाई। जो जैसे नदियाँ हैं, ठीक है, ये नदियाँ हैं, सो नदियों में यहाँ सन है, ठीक है, सो सन की जब किरणें पड़ेंगी सो ये नदियाँ क्या होंगी, इवापोरेट, इनका पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा।
सो इवापोरेट होके वो क्या ऊपर जाके क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा। सो यहाँ से पानी कम हो गया, ऊपर जाके क्लाउड्स बने, अब वापस क्या होगा, बरसात होगी, ठीक है, सो रेन होगी, सो वापस ये नदियाँ भर जाएंगी, ठीक है। सो वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये मतलब पानी ना कम होगा ना बढ़ेगा, अर्थ पे पानी उतना का उतना रहेगा बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। तो ह्यूमन जो है, human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture industries generating through reservoirs are the other usages, ठीक है। So what are the uses of water, या write the uses of water. Next question, write the uses of water, ठीक है। सो पानी के यूजेस क्या हैं, ये तो छोटे बच्चों वाला आंसर है, आप कहीं से भी लिख सकते हो, पर हम हमारी टेक्स्ट में से ही लिखेंगे। पेज नंबर 16 फर्स्ट लाइन से आंसर है। सो ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, full stop. Water for agriculture industries generating electricity through reservoirs of dams are the other usages, ठीक है। सो ये सारे uses of water हैं, कौन कौन से, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज वगैरह भी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, पानी की मदद से, जो डैम्स बनाए जाते हैं जो उनसे मतलब एनर्जी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये सारे यूसेजेस हैं, आर द अदर यूसेजेस। तो ये सारा यहाँ तक लिखना है पेज नंबर 16 पे फर्स्ट लाइन से यूसेजेस तक, ठीक है। सो अब पानी का जो फ्रेश वाटर सप्लाई का शॉर्टेज है वो कम क्यों होता जा रहा है, ठीक है। मतलब पानी हमने बोला अर्थ में उतना का उतना रहेगा, तो ऑब्वियसली रहेगा, ओशंस का पानी वो तो रहेगा, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, वो अनयूज्ड वाटर है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर की मात्रा अर्थ में कम क्यों होती जा रही है, हमने पढ़ा था पानी कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल है, चलता रहेगा। पर फिर भी हमने फ्रेश वाटर को क्यों कम कर दिया है, ऑब्वियसली हम इंसानों ने किया है, क्योंकि 1% फ्रेश वाटर ह्यूमन ही कंज्यूम करता है, हम लोग ही करते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब ही करते हैं। सो पानी अभी कम क्यों हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स leading to shortages in supply of fresh water, ठीक है। कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रेश वाटर के सप्लाई में शॉर्टेज हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर के सप्लाई को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब पानी को कम कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। सो आंसर में पेज नंबर 16 पे ही, जहाँ पे आपने पिछला वाला आंसर यूसेजेस पे एंड किया, वहीं से स्टार्ट लेना है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉमा राइसिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स मीन्स क्रॉप्स ही हुए, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, खाने पीने की जो खाने की चीज़ों की जो बढ़ती हुई मांग, ऑब्वियसली आबादी बढ़ रही है तो खाने की मांग भी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, मतलब हम लोग इतने मॉडर्न हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, सो उसमें भी पानी का वेस्ट हो रहा है। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हमारे जो तौर तरीके हैं जीने के बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मतलब तो भी पानी लोग पानी को बहुत ही संजोते थे, आजकल फाउंटेन्स और मतलब वेस्ट करते हैं लोग पानी बहुत, ठीक है। लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन। और इसके ऊपर और क्या होता है, जो नदी तालाब हैं वो सब सूख जाते हैं, कभी सूखा पड़ता है और कभी हो जाता है वाटर पॉल्यूशन,
ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो रिवर्स में अपना गंदा पानी छोड़ देती हैं। ठीक है, सो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है वो कम हो गया है। सो फिर से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। सो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा पानी है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब पानी की अवेलेबिलिटी की कमी, ठीक है, उससे होती हुई प्रॉब्लम, वाटर अवेलेबल होने की कोई प्रॉब्लम है, कौन सी? देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। कौन कौन से देश हैं जहाँ पे पानी की कमी पाई गई है, फ्रेश वाटर की कमी पाई गई है? सो विच कंट्रीज आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर फेसिंग shortages in fresh water supply। ठीक है, कौन सी कंट्री है, कौन कौन से देश हैं जहाँ पे पानी की कमी हो गई है? मतलब जो साफ पीने का पानी है, ओशियंस हैं, बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, पर पीने का पानी का कमी है, फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। तो कौन सी कंट्रीज हैं? पेज नंबर 16 पे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी वाला पैराग्राफ है, उससे फर्स्ट लाइन से लिखेंगे। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब बहुत ज़्यादा अफ्रीका, फिर वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये 7 ऐसे देश हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी पाई जाने लगी है। ठीक है, सो कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अच्छा, वाटर की कमी, पानी की कमी कौन से देश ज़्यादा फेस करते हैं? जो क्लाइमेटिक जोन्स में है, मतलब जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्लाइमेटिक जोन्स में है जो देश, वहाँ पे पानी की कमी ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, और दूसरा है जो पानी की कमी है वो किसकी रिजल्ट है? जो हमारा जो सीजनल वेरिएशन होता है, रेनफॉल का वेरिएशन है, उसकी वजह से हो सकता है, या शायद स्कैरसिटी, कमी हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तब भी ऐसे होता है। ठीक है, सो वाई countries located in climate most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Next question, why few countries face great problems of वाटर स्कैरसिटी? ठीक है, कुछ कंट्रीज पानी की कमी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? पेज नंबर 16 प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी वाला पैराग्राफ है, उसमें 4th लास्ट लाइन, ठीक है, 5th लास्ट लाइन मैं रीड कर रही हूँ। countries located in climatic zones most susceptible to drought। susceptible मतलब prone to, मतलब जिसको जल्दी हो जाए। ठीक है, जल्दी, susceptible मतलब prone to होता है। susceptible to droughts मतलब सूखा पड़ने का पूरा तैयारी होता है, सूखे पड़ने की तैयारी होती है। क्यों?
क्योंकि वो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड हैं। फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी तक आंसर लिखेंगे, ठीक है, कंट्रीज से लेके स्कैरसिटी तक। सो जो फाइनली हम बोल सकते हैं जो वाटर शॉर्टेज है किस वजह से होता है, या तो रेनफॉल कम हो, ज़्यादा हो, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम अननेसेसरी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या कंटेमिनेशन, गंदा कर रहे हैं तो वो पीने लायक भी नहीं होगा। सो इस तरह से ये मतलब प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हाँ बचा कैसे सकते हैं, पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, so access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today। आज दुनिया कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रही है, आज दुनिया साफ और पीने लायक पानी हासिल करने का प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो हमें ये जो गुम होते हुए रिसोर्स को अब हमें बचाने की कोशिश करनी है, कंजर्व करने की कोशिश करनी है। भले वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर जिस तरह से हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं और जैसे इसको वाटर पॉल्यूशन बढ़ रही है, सो हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे दिन आएंगे। हम क्या करते हैं, हम जो फैक्ट्रीज होती हैं वो जो केमिकल्स हैं वो ऐसे के ऐसे पानी में बहा देती हैं, गंदे केमिकल्स, उनको ट्रीट करके बहाना चाहिए, मतलब उन केमिकल्स में सारा प्रोसेस करके फिर बहाना चाहिए। वो गंदे केमिकल्स ऐसे के ऐसे नदियों में बहा देती हैं, सो इससे पूरा नदी का पानी जहरीला हो जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर आर मेजर कंटेमिनेंट्स, ठीक है। सो ये सारी गंदगियाँ हैं। पानी में कौन कौन सी गंदगियाँ होती हैं, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड स्वेज, वो मैंने आपको बोला कचरा। फिर एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इवन एग्रीकल्चर में भी, मतलब जो खेडूत जो इतनी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी पानी के साथ बह जाते हैं बारिश के, सो वो भी एक। फिर तीसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़, ठीक है, जो इंडस्ट्री से वो कचरा आता है वो, ठीक है, आर मेजर कंटेमिनेंट्स, दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वो पॉल्यूट कर रहे हैं पानी को। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कई तो ऐसे होते हैं बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, मतलब कभी गलेंगे ही नहीं और वो हमारे शरीर में भी जा सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। तो क्या करना है फैक्ट्रीज को, अगर वो रिलीज कर रही हैं जो पानी, गंदा पानी अगर डाल रही हैं, मतलब केमिकल्स डाल रही हैं रिवर्स में, तो उनको ट्रीट करके डालना पड़े, ठीक है। सो इससे हम एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर द मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंटेमिनेंट्स, मतलब इम्प्योरिटी या गंदगी, कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर। सो आंसर, मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर या मेजर गंदगी ऑफ पानी क्या है, पेज नंबर 16 पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक है। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ लाइन, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सुवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी ये सारी गंदगियां हैं। अनट्रीटेड ट्रीटेड सुवेज मतलब कीचड़ और वो सब, ठीक है। सो जो हम उसको कीचड़ वगैरह भी ऐसे ही बहा देते हैं, गटरों का पानी भी ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। सो पहली लाइन लिखी हुई है ना, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सुवेज, SEWAGE, ठीक है। गटर वगैरह का पानी भी हम ऐसे ही रिवर्स में जाने देते हैं, उनको भी ट्रीट करके जाना चाहिए। एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर की वजह से जो केमिकल्स, और तीसरा है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़, जो इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट फेंकती हैं वाटर बॉडीज़ में वो, ठीक है। सो दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूट करती हैं और हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
इनको पहले उन पे कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए और फिर हमसे मतलब पानी फिर ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly linked to minimize losses by water seepage. अच्छा, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। What are the steps to conserve water? पानी को बचाया कैसे जा सकता है? So what are the steps to conserve water? ठीक है, पानी को बचाया कैसे जा सकता है? What are the steps to conserve water? सो पहला स्टेप क्या है, पानी को बचाए तो आपको पहले तो उसको वाटर पॉल्यूशन से भी बचाना है। सो पेज नंबर 17 पे, सेकेंड लाइन, वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स। दीज को काट के आप इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कर दो। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, ये क्या लाइन बोल रही है? ये लाइन बोल रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ उगाओ, अगर आप बहुत फॉरेस्ट घने जंगल, इनसे क्या होता है, पानी बह नहीं जाता है। मतलब पानी, अब देखो पेड़ होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, जंगल होंगे, तो पानी कहाँ होगा, वहीं भरा जाएगा। ठीक है, सो पानी कहाँ चला जाता है वहाँ, तो अंदर चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड वाटर बन के स्टोर हो जाएगा। सो दूसरा तरीका क्या है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर मतलब अंदर जो अंडरग्राउंड पानी, जो ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो नया बनेगा, क्योंकि वो पानी जो बह जाने वाला था वो नीचे स्टोर हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ठीक है, वाटर हार्वेस्ट करना मतलब पानी को इकट्ठा करना, एक ये भी तरीका है जिससे आप पानी बचा सकते हो। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। और जो कैनल्स हैं, कैनाल्स मतलब खड्डे या पिट्स बनाई जाती हैं, जिनकी मदद से जो है हम फील्ड्स को पानी देते हैं, उनमें उनको ढंग से हमें शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। ठीक है, सो उनको भी हमें प्रॉपरली प्लेसअप करना चाहिए कि भाई पानी का लॉस ना हो, सीधा फील्ड पे ही वो पानी जाए। ठीक है, पानी बीच में लॉस ना हो जाए। Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. और क्या कर सकते हो आप, स्प्रिंकलर्स लगा सकते हो ताकि पानी वेस्ट ना हो। In dry regions with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. अभी ड्राई रीजन्स जो एकदम जैसे राजस्थान और ऐसी सूखी रीजन्स हैं, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद, उसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, बूंद बूंद करके पानी आप दे सकते हो। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। सो आप कैसे पानी कैसे बचा सकते हो, सो हम एक बार ही लिख लेते हैं, हाउ कैन व्हाट आर द स्टेप्स टू कंजर्व वाटर। मैंने टिक करा लिया, पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक ये एंड होने वाला है। सो मैं आपको ये डिटेल में अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको टिक करा रही हूँ, कहाँ से आप आंसर चालू करोगे, पेज नंबर 16 पे। ठीक है, पेज नंबर 16 पे नहीं, सॉरी, पेज नंबर 17 पे, सेकेंड लाइन, वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। मतलब पहला है, आप वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जब आप इन जो ये जो गंदा पानी जो जाता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट सीधा जाता है, उसको पहले ट्रीट करो, मतलब उसको पहले प्योर करो। फिर सेकंड,
फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर, आप क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर मतलब आप फॉरेस्टेशन करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। तीसरा आप क्या कर सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी भेगा करो, इकट्ठा करो। सो वाटर हार्वेस्टिंग। फिर फोर्थ, आप चौथा मेथड क्या कर सकते हो, फोर्थ मेथड, द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग शुड बी प्रॉपरली लाइंड, मतलब जो कैनाल्स बना रहे हो उन्हें ढंग से बनाना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो, फील्ड तक पानी पहुंचे, ऐसे नहीं बीच में वेस्ट हो। सो कैनाल्स यूज्ड फॉर irrigation should be properly lined। ठीक है। फिर फिफ्थ क्या कर सकते हो आप, स्प्रिंकलर्स, ठीक है, स्प्रिंकलर्स यूज कर सकते हो जिससे पानी का वेस्ट ना हो, ठीक है, स्प्रिंकलर्स शुड बी यूज्ड, ठीक है, आप स्प्रिंकलर्स यूज करो। सिक्स्थ है आप ड्राई रीजन्स में, ठीक है, ड्राई रीजन्स में वहां पे आप ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन यूज कर सकते हो। तो इन ड्राई रीजन्स ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन मतलब बूंद बूंद पानी देना है, ट्रिकल इरिगेशन, ठीक है। सो ये 6 तरीके यूज करके आप पानी बचा सकते हो। सो कहाँ से, अगर आपको प्रॉपर यहाँ जियोग्राफी के आपके टेक्स्ट में से लिखना है, पेज नंबर 17 पे है, ऊपर से सेकेंड लाइन वाटर पॉल्यूशन से स्टार्ट लोगे और कहाँ तक लिखोगे, ये जो पूरा टॉपिक एंड हो रहा है उसकी थर्ड लास्ट लाइन, ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। सो यही सारी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं भाई, ये 6 चीज़ें करके आप पानी की बचत कर सकते हो। सो इस तरह से जो हमारा वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है आप उसको बचा सकते हो, ठीक है। सो हेयर वी आर एंडिंग आवर सॉइल टॉपिक। प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।